हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपना यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ का जो पेपर 1 है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और बिल्कुल चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चीज़ों को रटे ना, बस कंसेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, तभी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। इस एप्लीकेशन में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी जो एग्ज़ाम होना है 20 से 30 सितंबर, उसके लिए हमने एक कोर्स है 35 और 40 डेज 35 डेज़ की वैलिडिटी के लिए लॉन्च किया हुआ है। और उसमें बहुत मिनिमम फीस रखी हुई है। उसमें आपको क्या है, 10 की 10 यूनिट के वीडियोस रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। और आप उसको इतने 35 दिन तक कितनी बार देखिए, जितनी बार देखना है उनको देख सकते हैं। कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स उसमें है। तो आप SWMG ऐप इंस्टॉल करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं, उसको रजिस्टर करके कि कितना फीस है सब वहाँ पे है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी हुई है, कम फी रखी हुई है। चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए, समझिए और सुनिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक ए स्टूडेंट ए गुड लिसनर इन द क्लासरूम। ये एक तरह से कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड से मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्र कक्षा में एक अच्छा श्रोता बनेगा। कौन सा बनेगा? पहला कह रहा है एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने की क्षमता। कईयों को अपनी प्रेजेंस शो करने का एक बहुत ही तगड़ा एक बीमारी होती है ना, वो प्रेजेंस शो कि मैं हूँ ना यहाँ पे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को ध्यान आकर्षित करने की क्षमता है, इसका मतलब वो अच्छा लिसनर है। कोई ज़रूरी नहीं है उसको बस अटेंशन के बारे में बस थोड़ा हो, ऐसा नहीं, ये नहीं कह सकते। ध्यान आकर्षित करने की क्षमता है, क्या है? आकर्षित तो कैसे ही कर सकता है, बार बार पानी पिया हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो नहीं। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव शब्द है। एक तो जिसमें एकाग्रता होगी, कंसंट्रेशन होगी, वास्तव में एक बहुत ही अच्छा लिसनर है। वो वास्तव में बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सुन रहा है, बहुत अच्छा श्रोता है। पहली बात तो ये बी हो गया। दूसरा है, एक सेकंड थर्ड ऑप्शन दिखा हुआ है, डिजायर टू अंडरस्टैंड, समझने की इच्छा। वास्तव में जिसको समझने की इच्छा है वही तो अच्छे से आपको सुनेगा। अब अभी भी आप कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ हो सकता है आगे निकल जाए, कुछ स्किप कर देंगे, कुछ तेज करेंगे, कुछ उसको फ्रस्ट्रेशन है दिमाग में। लेकिन जिसको समझने की इच्छा है वो टाइम देगा, अच्छे से सुनेगा। तो जिसको समझने की इच्छा होता है वो गुड लिसनर होता है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। और सी कह रहा है इमोशनल आउटब्रस्ट होना, भावनात्मक प्रकोप, यानी कि आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो भी दिक्कत है, तो आउटब्रस्ट होना अच्छी बात नहीं है, तो ये गुड लिसनर नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी कि भावनात्मक प्रकोप, आप में स्टेबिलिटी नहीं है, भावना इमोशन, उससे लड़ आए, उससे झगड़ आए, फिर वही दिमाग में घूम रहा है या घूम रही है, तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये है ह्यूमिलिटी, नो, नम्रता। हाँ बिल्कुल, आप में अगर नम्रता है, बिल्कुल अच्छे से आप विनम्र भाव से, ह्यूमिलिटी टू नो है, बिल्कुल अच्छे से नम्रता से आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो, तो ये एक अच्छे लिसनर की निशानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ऑप्शन चूज करने हैं, बी, सी और ई इज द राइट आंसर। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इग्नोरिंग द अदर साइड, दूसरे पक्ष को अनदेखा करना, दिस इज नॉट ए गुड थिंग कि किसी पक्ष को अनदेखा करें, ठीक है। तो ये हम काट देंगे। तो राइट आंसर क्या आ गया? बी, सी और ई इज द राइट आंसर। प्लीज़ ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है और चित्त को शांत रखते हुए हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना है फ्रेंड्स। अगर हमने कंसेप्ट नहीं समझाना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बिना कंसेप्ट के कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये LR का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का। ये कह रहा है, इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कथन है कुत्ते सरीसृप नहीं होते, इसमें कौन सा पद वितरित है? तो यहाँ पे आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या चीज़ होती है, एक बार मैं एक टेबल में बता देता हूँ। वितरित और अवितरित क्या होता है, इसको ध्यान से उस टेबल को समझना, फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कर पाओगे। क्या है देखना, इसमें क्या कहता है, ये टेबल को देखना ध्यान से। ये टेबल देखो,
अगर कोई यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा सार्वभौमिक सकारात्मक सेंटेंस है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, तो वो कौन सा होगा? या तो वो ऑल से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? ऑल से, या फिर एवरी से, क्योंकि सबके बारे में कह रहा है, सार्वभौमिक है, तो या ऑल या एवरी से होगा। जो अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी अगर वाक्य है ऑल या एवरी से शुरू हो रहा है, तो जो उसमें सब्जेक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, याद रखना है। जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जो उसकी विशेषता होगी, प्रेडिकेट होगी, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो आप क्या कहोगे? जैसे मैं कहूँ कि ऑल मैन्स आर मॉर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? ऑल मैन, है ना, ठीक है, आर मॉर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है, या ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, कुछ भी आप करके देख लो। तो इसमें सारे व्यक्ति की बात कर रहे हो, यूनिवर्सल की बात कर रहे हो, और इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि इसमें जो करता है, जैसे ऑल मैन, ये करता है ना, मैन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है। लेकिन जो इसका प्रेडिकेट है, जैसे सारे इंटेलिजेंट होना, ये उसकी प्रेडिकेट है, ये एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड अवितरित टर्म है, ठीक है। तो जो ऑल से शुरू होगा या एवरी से शुरू होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और प्रेडिकेट होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसको आप ध्यान रखें। इसी तरह के क्वेश्चन वो ऊपर वाला था, नो डॉग्स वाला। अगर कोई यूनिवर्सल नेगेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि नो से शुरू हो रहा है, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था कि नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स, अगर नो से कोई शुरू हो रहा है तो उसमें दोनों टर्म, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दोनों के दोनों टर्म होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यही क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखना आप, ठीक है, जिसमें दोनों के दोनों चीज है, प्रेडिकेट भी और सब्जेक्ट दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव का मतलब विशेष, सामान्य विशेष होगा और सकारात्मक होगा, जिसमें सम से शुरू होगा और नोट नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, अवितरित होंगे। जैसे मैं कहूँ कि सम मैन आर मॉर्टल, कुछ व्यक्ति नश्वर हैं, तो ये सम से शुरू हो गया, तो ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, और इसमें दोनों के दोनों टर्म है, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट है, दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ध्यान रखना है। एक है फिर लास्ट पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव में सम भी होगा और नोट भी होगा। तो जैसे सम मैन आर नॉट इंटेलिजेंट, तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो तो होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और जो प्रेडिकेट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अवितरित और वितरित। इस तरह से इस टेबल को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑल से शुरू होना, नो से शुरू होना, सम से शुरू और सम नोट से, और कौन कौन सी पद वितरित होंगे, कौन से अवितरित होंगे, ये याद रख लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है? नो से। नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स, नो से शुरू हो रहा है, और जो आपने देखा है कि नो से शुरू होगा, देखो उसमें दोनों पद वितरित होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही वितरित होंगे। इसका ऑप्शन क्या आएगा? बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पूछा ना कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? उद्देश्य और विधेय दोनों पद ही इसमें वितरित होंगे। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर जी, चलो फिर बहुत बढ़िया है। ये क्या कहता है? ये क्वेश्चन कह रहा है, Which of the following activities are performed by the researcher in a ethnographic research? ये रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, कह रहा है निर्जातीय शोध में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं? इथनोग्राफिक रिसर्च में कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं? आपको पता है इथनोग्राफिक रिसर्च में एक रिसर्चर है, वो क्या है, अगर इनके कल्चर को जानना है तो वो रिसर्चर इनके बीच आके रहने लग जाता है, शोधकर्ता, और इनके कल्चर को जानता है। इस तरह की रिसर्च है वो इथनोग्राफिक है। तो इसमें जो ये जो इथनोग्राफिक रिसर्च है, ये कैसी रिसर्च है? क्वालिटेटिव हुई या क्वांटिटेटिव? हम किसी के कल्चर को जान रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव होगी, क्या होगी? क्वालिटेटिव होगी, गुणात्मक होगी। और आपको पता है अगर गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव है, तो उसमें जो इंटरव्यू होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा, किसी भी तरह का रिजिडिटी नहीं होगी। तो अब देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कंडक्ट्स स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यहीं से काट दो, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, क्योंकि संरचनाबद्ध साक्षात्कार है वो तो क्वांटिटेटिव में होता है, जबकि हमारे पास क्वालिटेटिव है। तो ऑप्शन 1 कट गया, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहे हैं गेट्स इमर्स्ड इन ए सोशल सेटिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, शोधकर्ता काफी लंबी समय अवधि तक सामाजिक व्यवस्था को अंगीकार कर लेता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। शोधकर्ता उनके बीच आके रहता है और उनकी सामाजिक जो भी व्यवस्था होता है उसको स्वीकार कर लेता है और उनके बीच रहने लग जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है। और उसके बाद देखते हैं लिसन्स
टू एंड इंगेज इन कन्वर्सेशन, शोधकर्ता वार्तालाप का श्रवण करता है, सुनता है और उनकी वार्तालाप उनके साथ कन्वर्सेशन या वार्तालाप करता है, ये भी ठीक है। इनको सुनता है और उनके बीच रह के वार्तालाप करता है, तो बी और सी दोनों ठीक है। डी कह रहा है ट्राइज टू एजुकेट पीपल अबाउट द हार्म्स ऑफ सब इविल प्रैक्टिसेज, शोधकर्ता लोगों को कुछ कुप्रथाओं के बारे में जानकारी देता है, कुप्रथाओं के बारे में वो कुछ जानकारी नहीं देते हैं। तो इसमें राइट आंसर बी और सी हो गया। और ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, बी और सी का फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई बात, आ गई क्या? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से सुन रहे हो आप, बहुत बढ़िया। सर आपको पता लग रहा है क्या? बिल्कुल ध्यान रखता है, मेरे भी अंदर भी तो फीलिंग है। ठीक है। व्हाट होल्ड्स ए प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर क्लोज टू इट्स सरफेस, किसी ग्रह के वायुमंडल को उसकी सतह के करीब क्या रखता है? जो भी प्लेनेट है ना, वो प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, आपको पता है जो हम एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्जोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ज़्यादातर जो आपको पता है, ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर की डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऊपर तो बहुत कम होती है। तो ये किसकी वजह से यहाँ पे पकड़ के रखा जाता है, या क्या है ऐसी चीज़ जो यहीं तक होल्ड करके रखती है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। उसकी वजह से ये प्लैनेट्स के एकदम क्लोज रहती है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट बायोमैग्निफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन दो चीज पढ़ते हैं। एक बायो एक्यूमुलेशन होता है विद इन किसी जीव के अंदर ही इकट्ठा हो जाना, और बायोमैग्निफिकेशन होता है फूड चेन में आ जाना, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का, किसी विषैले पदार्थ का खाद्य श्रृंखला में आ जाना। तो इसमें ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो खाद्य श्रृंखला में आ जाएगा? एक तो मरकरी है ना, और एक डीडीटी, ये दोनों के दोनों हैं वो बायोमैग्निफिकेशन में है, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी, Hg, पारा, आपको पता है एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में होती है, और आपको पता है इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? मीना माटा मरकरी, याद आया कुछ? और डीडीटी एक कीटनाशक। तो ये दोनों बायोमैग्निफिकेशन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं, ये भी पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC आर करेक्ट, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाष्पशील कौन से होते हैं? जो अनस्टेबल होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके बारे में कौन कौन सी बात ठीक है, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे कोज एसिड रेन, वे अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। आपको पता है अम्लीय वर्षा के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अम्लीय वर्षा तो आपको पता है किसकी वजह से होती है? SO2 और NO2 की वजह से होती है, जो पानी से क्रिया करके H2SO4 और HNO3 बना लेती है। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और दो ऑप्शन चूज कर ले, एक कट ही गया तो सीधी सी बात है सेकंड और थर्ड आ गया, अगर आप ऑप्शन से ही जाओ तो, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है, ये काट दिया। दे में कॉज कैंसर, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से। जो स्प्रे वगैरह ज़्यादा यूज़ मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि VOC वगैरह हो सकता है। और थर्ड है दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इनकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी और सी यानी कि सेकंड और थर्ड है वो राइट आंसर, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी भी सुन लो। ये कह रहा है कि विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? आपने कई सारे मूल्यांकन की बात करी है, ठीक है ना, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरिया, रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, इप्सेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्कोलेस्टिक, नॉन स्कोलेस्टिक, इनमें ही एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमने बात की थी, जो रेगुलर बेसिस पे यानी कंटिन्यूस बेसिस पे ड्यूरिंग द स्टडी होता है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें ऐसा ही ऑप्शन आपको ये कीवर्ड याद रखना है, इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, है ना, बस मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिव। जैसे आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई क्वेश्चनिंग पूछना, ये बात करना, ये सब क्या है? ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। ठीक है, ये बेसिकली इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है।
ये क्वेश्चन की बात करें तो ये हायर एजुकेशन का है। कह रहा है कि आइडेंटिटी द नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, गैर पारंपरिक शिक्षण प्रोग्राम की को पहचाने, एक तरह से ये पूछा है। तो गैर पारंपरिक नॉन कन्वेंशनल जो सामान्यतः हम करते हुए नहीं आ रहे, परंपरा में नहीं है, तो ऐसे कौन सा है? एक तो जीरंटोलॉजी है, वृद्धावस्था के बारे में अध्ययन करना, ये एक तो ये हो गया, एक तो ये नॉन कन्वेंशनल है। एक एथिकल हैकिंग, हैकिंग को सिक्योरिटी चेक करने के लिए एथिकल हैकिंग भी सिखाई जाती है, तो ये भी हो गया। और एक पेट ग्रूमर्स है ना, जो पालतू जो जानवर होते हैं उनके बारे में स्टडी। तो ये तीनों के तीनों 1, 3 और 5 ये नॉन कन्वेंशनल है, गैर परंपरागत है। ये क्वेश्चन भी पैटर्न सही है, हर बार आ ही जाता है। तो 1, 3 और 5 इज द राइट आंसर। 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया मतलब एक तरह से प्रकाश के माध्यम से है। आपको पता है स्टोरेज कई तरह से है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड पे होता है, चुंबकीय क्षेत्र में होता है, एक तो जैसे हार्ड डिस्क वगैरह है, ठीक है ना। एसएसडी जो है उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड विद्युत क्षेत्र में होता है। और ऐसी ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सी है? जो प्रकाशीय है। इसमें जो ये डीवीडी, सीडी, ब्लू रे डिस्क होती है और सीडी, आरडब्ल्यू, ये सारे के सारे किस में आता है? ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, याद रखना ये, ठीक है ना। ऑप्टिकल, आपने वो ये रेज पड़ती है, ऑप्टिकल है ये, बेसिक सा क्वेश्चन है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से। ये क्या कहता है? इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेट। शिक्षण के किस स्तर में छात्रों के व्यवहार को संरचित करने, मार्गदर्शन करने और बारीकी से निरीक्षण करने की गतिविधियों की भविष्यवाणी की जाती है? आपको पता है क्लोजली सुपरवाइज किस में करते हैं हम? क्लोजली, बिल्कुल क्लोजली, यानी कि बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करते हैं मेमोरी लेवल में, ठीक है ना। बिल्कुल जो क्लोजली तो यहीं सुपरवाइज करते हैं, यहाँ टीचर एक प्रधान होता है, सेंटर में होता है, तो मेमोरी लेवल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। ये भी हायर एजुकेशन से ही क्वेश्चन मान सकते हैं कि एमएचआरडी की स्कीम है विद्वान, इसका क्या एम है? तो आपको पता है एमएचआरडी की जो स्कीम है विद्वान, इसमें कोई भी क्या है, डाटाबेस तैयार करना, विद्वानों को मिलाने के लिए उसका डाटाबेस तैयार करना, क्रिएटिंग ए डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च वर्क। तो ये इसमें आपस में सारों के डाटाबेस तैयार करना, जो बहुत ही अपने महारथी हैं उनका डाटाबेस तैयार करना, ये विद्वानों को मिलवाने वाली बात है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्केल से है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड से ले सकते हैं, स्केलिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, एक पढ़ते हैं ना हम, आपको याद है नॉमिनल है ना, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको पता है एक धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। सबसे जो डेवलप है वो रेशियो स्केल है, जो सारी चीज़ बताता है, एब्सोल्यूट, जीरो वगैरह। तो नॉमिनल में क्या है? क्लासिफिकेशन, ओनली क्लासिफिकेशन बताएगा। तो 1 और 2 कौन से में है? 1 और 2 सिर्फ इसी में है, ऐसे ही हो गया क्वेश्चन। नॉमिनल में सिर्फ क्लासिफिकेशन, नेम, जेंडर, यही सब बताता है, तो नॉमिनल में ये हो गया। ऑर्डिनल में क्लासिफिकेशन के साथ ऑर्डर भी हो गया। इंटरवल में क्लासिफिकेशन, ऑर्डर और इक्वल यूनिट्स हो गई, और रेशियो के अंदर सारी चीज़ें हो गई। तो ये हो गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और उठ के आ जाता है मैच करने के लिए, तो आप कर ही दोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। मेरी मुंह की तरफ मान ना देखो, इसको समझो भी, ठीक है, समझना भी है। In which of the following sampling method employed in research the unit comprised of sample are given equal and independent charge? शोध में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श विधि में प्रतिदर्श के एकक समान और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं? तो आपको एक बात तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि हम 2 तरह की सैम्पलिंग बेसिकली करते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल। और प्रोबेबल में जो भी होती है, ठीक है ना, प्रोबेबल में एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस वाली बात होती है। तो वही कह रहा है कि इक्वल और इंडिपेंडेंस कौन सा है? तो कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबल है, डायमेंशनल भी और स्नोबॉल भी। तो ये कौन सा है? क्लस्टर है, जो लार्ज पॉपुलेशन के लिए की जाती है, और होमोजीनियस यानी कि सममांगी के लिए की जाती है। इसमें इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होता है हर एक सैंपल को, एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस, क्योंकि ये प्रोबेबल का ही एक तो उदाहरण है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी से मान सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयज द सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एसिंक्रोनस, समकालिक और असमकालिक। आपने सुना है? समकालिक वो होता है जो सेम काल, समान समय, सिंक्रोनस जैसे लाइव सुनना,
ठीक है ना। तो ये सब समकालिक है। और जो हम रिकॉर्डेड वगैरह होता है ये सब एसिंक्रोनस होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है वो एक, तो ये हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंस? सिंक्रोनस होता है, समान समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है, जिस टाइम बोलता है उसी टाइम सुनता है, लाइव चलता है। तो एक तो ये हो गया। और एक ये शब्द है इंस्टेंट मैसेज, एकदम तुरंत से तुरंत, तो लाइव वाली ही बात होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तत्क्षण एकदम तुरंत संदेश, ये दोनों के दोनों सिंक्रोनस हो गए। ए और डी इज द राइट आंसर। जो ईमेल है, फॉर्म्स है, डिस्कशन फॉर्म वगैरह, ये सब एसिंक्रोनस के एग्जाम्पल है, विकिपीडिया और ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, अच्छे से समझना है। और ये कम्युनिकेशन से है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ द कंपोनेंट ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज यानी कि भाषेत्र, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें किसी की हम वॉइस के पिच से, इम्पेसिस और इम्प्रेशन से किसी को पहचानते हैं। जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, वो वाला ही। इसमें सोशल स्पेस नहीं आएगा, सोशल स्पेस नहीं आएगा इसमें, किसी की स्वबल और प्रभाव से किसी चीज़ को समझना, ठीक है ना। ये सब किस में आता है? पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन में, परभाषिक में। ये तो हमने कई बार बात कर ली है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत आराम से सुना, अच्छे से चित्त रिलैक्स करके हर कंसेप्ट को समझें। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है, जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल। और इसी एग्ज़ाम के लिए जो 20 से 30 सितंबर में होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए हमने एक कोर्स लगभग 35 डेज़ की वैलिडिटीज़ के लिए लॉन्च किया है। अगर आप विलिंग हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा हर एक यूनिट का, और आप इसको 35 दिन तक कितनी बार और कोई भी समय देख सकते हैं। तो आप SWMG पे जाके रजिस्टर करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, और हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को हमेशा क्या रखें? शांत रखें। तो प्लीज़, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और ये जो टाइम मिला है, इस टाइम को आप अच्छे से यूज़ करें। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर यूज़ नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप हमेशा खुश रहें, चित्त को शांत रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।